चलिए तो शुरू करते हैं। चर्चा शुरू होती है तो चर्चा के अंदर आपको कुछ बातें शुरुआत से बताते हैं। दत्तात्रेय होसबोले जो कि आरएसएस के सर कार्यवाहक हैं, उन्होंने 25 जून 2025 के दिन एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट था कि इमरजेंसी, आज जो 50वीं अपनी एनिवर्सरी मना रही है, उस इमरजेंसी के दौर में संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर। चूंकि वो आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे, इन शब्दों को संविधान में नहीं होना चाहिए, प्रस्तावना में नहीं होना चाहिए। आपने ये बात बोली, आएंगे इस पर भी, कौन है ये, क्या बात थी, किस तरह से थी। इनकी बात के बाद में विपक्ष की तरफ से बयान आने शुरू हुए। विपक्ष की तरफ से बयान आए तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान आने लगे। दोनों के बयानबाजी फिलहाल हेडलाइन बन चुकी हैं और हेडलाइन में अब चर्चा यह होने लगी है कि क्यों ना इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाए। हम दोनों इन शब्दों को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शब्दों को भी समझेंगे कि आफ्टर ऑल इन शब्दों से आपत्ति क्या है। इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी इस विषय पर बयान आ गया। सबके बयानबाजी चल रही है तो कांग्रेस इस बात पर अपनी तरफ से टिप्पणी करने आ गई कि अब देखो इनका असली चेहरा उजागर हो गया आरएसएस का, कि ये क्या नहीं चाहते हमारे संविधान में। ये सारी बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस बनकर आ गई। इस बीच में राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आता है कि अब आरएसएस का नकाब उतर गया है, वे समानता और धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात केवल करते हैं, संविधान में अगर इन्हें दिखता है तो वो इन्हें चुभता है। इस बात पर फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बयान आ गया, जो सीपीआईएम है उनका भी बयान आ गया, समाजवादी पार्टी जिसके नाम में ही समाजवाद है उनका भी जिक्र आ गया। सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय रखने आ गए। मतलब इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और मेरा मानना यह है कि अभी लोकसभा का संविधान मानसून सत्र शुरू होने वाला है, संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में यह उस समय बहुत ही बेहतरीन बहस के रूप में निकल कर आएगा। हम इस विषय को आज आपके सामने पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर भारतीय राज व्यवस्था को समझने का बहुत तेज मन हो रहा है तो हमने प्रॉपर तरीके से, मतलब लगभग 3 महीने लगा करके इंडियन पॉलिटी पढ़ाई हुई है। आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेहतर है, नहीं भी करते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को जरूर एनरोल करें। इसमें आपको जो भी देश भर में चलने वाली चुनौतियां हैं वो सारी विषय वस्तु के साथ पढ़ाई समझाई गई हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। हमारे अपनी पाठशाला के हैंड रिटन नोट्स जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो यहाँ पढ़ाया गया है, वो पूरा लिखित में नए कंटेंट के रूप में उपलब्ध हो चुका है, नई तारीखों से अपडेट होकर नए संविधान संशोधन सभी तरह से अप टू डेट, यानी कि अभी 1 महीने पहले तक के जो एग्जाम्स हैं उन तक के अपडेट के साथ नए नोट्स हमारे आ चुके हैं। प्री बुकिंग इनकी जारी है और ऐसे में इनके साथ साइंस की वनडे एग्जामिनेशन की किताब हम लोग आपके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट में दे रहे हैं अगर आप बुक करते हैं तो। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं सारी विषय वस्तु को सिलसिलेवार तरीके से। आपातकाल देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो लगा, जो लगभग 21 महीने तक चला, उसी के ऊपर यह सारी बहस शुरू हुई है। असल मायने में अभी आपातकाल के 50 साल पूरे हुए थे। 25 जून 1975 से 25 जून 2025, 50 साल के पूरे होने पर इस विषय पर बहस देश के अंदर शुरू हुई और चर्चाएं निकलकर आने लगी कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी ने संविधान में ये जो शब्द जोड़े थे, हमने पिछले साल भी जब आपातकाल पर चर्चा हुई थी तब इस पर सेशन किया था, तो चर्चाएं शुरू होने लगी कि आपातकाल के दौरान संविधान में कुछ चीजें जबरन थोप दी गई, उन्हें हटाया जाना चाहिए और उन सब शब्दों पर देश में इसलिए खुले मंच से चर्चा होनी चाहिए कि जब देश आपातकालीन स्थितियों में है तो वो तो तानाशाही जैसी स्थिति हो गई, उस समय संविधान में अगर कुछ भी जोड़ा गया है तो वो देश हित में कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर के बयानबाजी होना शुरू हुई। कहां से शुरू हुआ आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले जी के बयान से। इन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान में 2 शब्द, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, जोड़े गए जो मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। बाद में इन शब्दों को हटाया भी नहीं गया, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या ये शब्द रहने चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में ये शब्द नहीं थे। आपातकाल के दौरान देश में कोई कार्यशील संसद नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थे, कोई न्यायपालिका नहीं थी,
फिर भी ये दो शब्द जोड़े गए, इसलिए इस मायने पर चर्चा होनी चाहिए। आपने चर्चा के बारे में बात की कि चर्चा होनी चाहिए। अब दत्तात्रेय होसबोले जी किस पद पर हैं, तो ऐसे समझिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, दैट इज आरएसएस, उसके अंदर टॉप हायरार्की में आते हैं मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी के बाद में जो दूसरे व्यक्ति हैं आरएसएस के अंदर, उनका नाम दत्तात्रेय होसबोले जी है। ठीक है साहब, आपने 26 जून के अंदर दिल्ली में हुई अपनी एक कार्यशाला में यह वाली बात कही और 50 साल पूरे होने पर उनके द्वारा यह बात कही गई। अब ये जो बात है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम प्रस्तावना समझते हैं, प्रस्तावना के साथ साथ इन शब्दों को भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। साथियों, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से आपके साथ बातचीत को रखूंगा ताकि आप इस बात को समझ पाएं, ये मान करके कि आप हमारे इंडियन पॉलिटी के बैच में बैठे हुए हैं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि आपको अपने घर में कोई बड़ा आयोजन करना है, बड़ा आयोजन करना है, तो आयोजन से पहले आप लोग तैयारी करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। इसके लिए आप बैठ करके अपनी तरफ से प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में लिखा जाता है कि हम लोग, मान लीजिए कि एक बड़ा आयोजन करना है, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देना है, भोजन पर बुलाना है, तो आप लोग पहले तय करते हैं कि किन किन को बुलाना है, हलवाई कहां से आएगा, शामियाना या टेंट हाउस कहां से आएगा, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, कचरा प्रबंधन कैसे होगा, रास्ता कैसे ठीक होगा, रिलेटिव्स जो आएंगे उनको गिफ्ट में क्या देना है, उनसे गिफ्ट क्या लेना है। एक छोटा सा उदाहरण जो कि आप रिलेट कर पाएं ताकि आप इस बात को आज रिलेट करके समझ सकें। जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम से पहले हम प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में हर एक बात कि हलवाई फलानी जगह का होगा, मिठाई की दुकान, मिठाई यहां से आएगी, टेंट यहां से आएगा, सब बातें भी मेंशन करते चलते हैं। अगर आप एक कुशल प्रबंधक हैं तो आप अपने द्वारा पहले अपने कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य भी लिखते हैं कि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या। अगर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो हमें चाहिए कि यह सक्सेसफुली कंप्लीट हो। अगर हमारे घर के अंदर शादी का कार्यक्रम है तो सारे रिश्तेदार इसमें आए, कोई भी नाराज ना हो, परेशान ना हो, उद्देश्य लिखते चलते हैं। ऐसे ही भारत का संविधान, अब आप पूछेंगे शादी से भारत के संविधान को रिलेट कर रहे हो, आप ऐसे समझो, हम लोग अपने जब किताबें लिखते हैं, किताबें निकालते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो हमारी अपनी टीम से कुछ डिस्कशंस होते हैं। उसमें बताया जाता है कि देखो, अपने जब हम नोट्स लिख रहे हैं तो यह तय किया जाए कि कोई भी चीज जबरदस्ती ना डाली गई हो, दूसरा सिलेबस से इतर कुछ भी ना हो, कंटेंट टू द पॉइंट हो, अप टू मार्क हो, यह तय हो कि इसमें कोई तथ्यात्मक त्रुटि ना हो, कंटेंट को कईयों बार पढ़ा जाना सुनिश्चित किया गया हो, मैप को बहुत ध्यान से लगाया गया हो। यह कुछ बात है जो हम पहले लिखकर चलते हैं। अर्थात अगर कोई बच्चा मेरी बुक पढ़ रहा है तो उसे पहले से ही यह पता हो कि हमने इसे अप टू डेट बना दिया है, इसमें सारी चीजें अपडेट करके लिखी गई हैं, तथ्यात्मक रूप से सही हैं, ये पहले ही हमने अपनी टीम के साथ साझा कर दिया होता है। अब सर ये बातें क्यों की गई हैं आपके द्वारा, अब उस पर चलते हैं। भारत का संविधान लिखा जाना था, अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, हम इस देश को कैसे चलाएंगे, इस बात के लिए संविधान सभा द्वारा एक रूल बुक लिखे जानी थी। उस रूल बुक को आप संविधान कहते हैं। उसमें सारी बातें लिखी जानी थी कि देश में बच्चों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, अल्पसंख्यकों के लिए क्या होगा, है ना, एससी एसटी के लिए क्या प्रावधान होंगे, सारी बातें उसमें लिखी जा। केंद्र के साथ क्या होगा, चुनाव कौन कराएगा, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, लोकसभा में क्या होगा, प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, एक रूल बुक लिखी जानी थी। उस रूल बुक को आप संविधान कहते हैं। इस रूल बुक को लिखने से पहले यह तय करना था कि इस रूल बुक में क्या लिखा जाए। फिर से समझिए, आप ऐसे समझिए कि आप अपने घर के गैराज में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। गैराज में क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो बॉल से हो सकता है आपका शीशा फूट जाए, पड़ोसियों का फूट जाए, बॉल नाली में चली जाए। तो पहले आप रूल बुक लिखते हैं कि देखो भाई, डायरेक्ट दीवार पर लग गई तो आउट माना जाएगा, बॉल सीधी बाहर चली गई तो आउट माना जाएगा, वन टिप वन कैच आउट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग अपनी तरफ से जब नियम लिखते हैं और फिर खेलना शुरू करते हैं, तो देश को चलाने से पहले एक रूल बुक लिखी जानी थी। उस रूल बुक का नाम था संविधान। इस संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिसंबर 1946 में, तारीख 13 दिसंबर थी, उस समय पर अपने द्वारा एक प्रस्ताविका, एक उद्देशिका रखी गई।
उसमें यह कहा गया कि हम कैसा संविधान यानी कि कैसी रूल बुक बनाना चाहते हैं जिससे इस देश को आगे चलाया जा सके। अंग्रेज चले जाएंगे तो भी यह किताब रहनी चाहिए, इस संविधान के अंदर लिखी हुई बातें ही हमारे देश की गाइडिंग प्रिंसिपल बने। इस बात के लिए नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लिखा गया, एक उद्देश्य लिखा गया। उस उद्देश्य को पढ़ करके संविधान निर्माता सभा जब जब अपनी बातें लिखे तो बस ये मैच कर ले कि हम किस उद्देश्य से इसे लिख रहे हैं। ठीक है साहब, उद्देशिका के अनुसार संविधान बनना तय हुआ। हमारे द्वारा दी गई उद्देशिका जनवरी 1947 में एक्सेप्ट हुई और संविधान बनना शुरू हुआ। नेहरू जी द्वारा यह प्रस्तावित थी। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाता है। ऐसे में इस उद्देशिका के अंदर जो बातें लिखी गई थी उन्हीं को ही यहां पर दिखाया गया संविधान के अंदर कि देखो ऐसा बना। ठीक है साहब। अच्छा, ऐसा इस उद्देशिका में क्या लिख दिया था? इसमें लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हैव सॉलमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बस यहीं से बवाल शुरू हो चुका। इस संविधान के अंदर, इस प्रस्तावना में ये जो 2 शब्द हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, और एक शब्द यहां पर है उसका नाम है इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द शुरुआती प्रस्तावना में नहीं थे। शुरुआती प्रस्तावना कैसी थी? तो वो ये थी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस संविधान प्रस्तावना में ये 2 शब्द कौन से सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये शब्द 1949 तक जो अंगीकृत की गई प्रस्तावना थी उसमें कहीं पर मेंशन नहीं थे।